रुपए कमाए, चाहे 5 लाख कमाए, चाहे कुछ भी कमाए, रेट तो उसका फिक्स है। तो रेट पर्पस कहां से आया उसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों वो पॉइंट है? तो उसको थोड़ा समझिए आप। और कोई पॉइंट जिसमें डाउट है? बाकी ओके, ठीक है। 2A, अच्छा मैंने इस बार देखिए और आपको इजी करने के लिए 2 क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया, जैसे एग्जाम में रहता है हमारे, तो उसका यूज लेना चाहिए था आपको और काफी अच्छा बनाना था पेपर। 2A क्या प्रॉब्लम है सर? 1A बोल रहे हैं क्या? इंटरेस्ट कौन से पॉइंट में माइनस किया? बिजनेस इनकम। पॉइंट नंबर? पेपर नहीं सर, क्लास के बाद बात करेंगे ना, क्लास के बाद बात करेंगे। चलिए स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए फटाफट। नहीं लाया तो कोई बात नहीं, बिना स्टडी के पढ़ी है, मैं तो लाने बोला ही था। हाँ जी, स्टडी मट निकाल लीजिए फटाफट और चैप्टर निकालिए डिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी काफी काम आएगा, काफी डिस्कशन हो चुका है हमारा। स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर है। नायक सर को बता देना। चैप्टर 7 डिडक्शन। हाँ लगाओ ना। आइए बातचीत बंद कर दीजिए प्लीज। इधर ही प्लेट। स्टार्ट करें चैप्टर। ओके देखिए फर्स्ट फेज पे क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, वैसे तो काफी हमको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इस चैप्टर की, जनरल इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। द डिडक्शन, दिस डिडक्शन इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A, द इनकम टैक्स हेड, द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स। रियली जो बेयर एक्ट है ना, वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है और चैप्टर में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेक्शंस है। तो एक्चुअल 80C से 80U की डिडक्शन कहां पर थी इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A में। तो इसलिए इसको क्वेश्चन में ऐसा भी कभी आ सकता है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और वी कैन से 80C से 80U। दिस डिडक्शन इज डिडक्टेड आफ्टर GTI। किसके बाद डिडक्शन मिलती है? GTI के बाद। मतलब 5 हेड क्लबिंग और सेट ऑफ का पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद जो GTI आएगा उसके बाद ये डिडक्शन मिलेगी। क्या ये आपको पता है? ओके ये डिडक्शन 80C से 80 तक बहुत सारी डिडक्शंस हैं, हम आज उस पर ब्रीफ कर लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा इस चैप्टर का मूड क्या है, ज्यादा टेक्निक नहीं है, थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा समझना है। 90% याद करना है, 10% समझना है, ठीक है? तो 90% हमको क्या करना है इसमें? याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, जितने वर्ड्स टेक्निकल वर्ड आएंगे बार बार बोलना है क्लास में, डेली एक एक रिवीजन करना है, थोड़ा सा ब्रेक्स का यूज करना है, थोड़ा सा आपको आपस में डिस्कशन करना है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा माइंड में, पक्का है, ठीक है? तो चैप्टर 6A बोले या 80C से 80U बोले, डिडक्शन विल बी डिडक्टेड आफ्टर GTI एंड दिस डिडक्शन हैविंग ओवरऑल चैप्टर 6A डिडक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट है। व्हाट आर दैट मैक्सिमम लिमिट? एनीवन? हाँ सर, तो सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, कोई बताएगा? नहीं सुनाई दिया? हाँ सर, जो हैंड रेस करेगा उसी से सुनाई देता है मेरे को। हाँ हाँ सर, क्या होता है सर एडजस्टेड GTI?
बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। जीटीआई जो भी आप निकालते हैं निकाल लीजिए, उसमें जो स्पेशल इनकम शामिल है उसको आप हटा दीजिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड जीटीआई। ये अमाउंट वर्किंग नोट में आपको शो करना है अलग से जब भी आप डिडक्शन निकालेंगे, और डिडक्शन जो टोटल है रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट, और जितनी डिडक्शन रेस्ट्रिक्शन के कारण रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आगे नहीं मिलेगी, उसका कोई फिर रिलैप्स हुआ, ऐसा नहीं कि उसको आगे अगले साल ले लेंगे। ठीक है बेटी सर, वेरी गुड, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डिडक्शन की मैक्सिमम सब चीज लिखी हुई है इसमें, हम ये मैं इसलिए आपसे बात कर पा रहा हूं क्योंकि अपन पहले कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम एट आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू एप्रिशिएट द टाइप ऑफ डिडक्शन अलाउेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। टाइप, डिडक्शन के भी कई टाइप है। टाइप का मतलब क्या है? टाइप का मतलब है कि नॉर्मली डिडक्शन का जो आधार है, बेस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर है, आउटफ्लो है, कि आप यहां पर पैसा लगा दोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, डिडक्शन मिल जाएगी, सुना होगा आपने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे डिडक्शन मिल जाएगी। ज्यादातर केस में क्या है, आउटफ्लो है, यहां इन्वेस्ट कर दोगे डिडक्शन मिल जाएगी, एनएससी खरीद लोगे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सभी सेक्शन ऐसे नहीं है, कुछ सेक्शन इनकम बेस्ड भी है कि ये वाली इनकम आप अर्न करोगे तो भले पीजीपीपी में चार्ज होगी भले, लेकिन हम नीचे में उसको क्या दे देंगे, डिडक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनकम बेस्ड भी है, हालांकि इनकम बेस्ड डिडक्शन ज्यादा कोर्स में नहीं हमारे, वो पूरा फाइनल में पढ़ना है, एक दो ही कोर्स में हमारे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन है यहां पर, इनकम बेस्ड डिडक्शन है, और अदर पैरामीटर भी है। एटीयू आपने सुना ही होगा, एटीयू की डिडक्शन बातचीत में कई बार आया होगा, किसको मिलती है, डिसेबल पर्सन को मिलती है। तो डिसेबल पर्सन है, वहां पर कोई मैटर नहीं है कि वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है या कोई इनकम अर्न कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेस नहीं, केवल उसको स्पेसिफिक डिडक्शन है। तो जनरली आउटफ्लो बेस्ड, इनकम बेस्ड और जनरल, ऐसा इन्होंने क्राइटेरिया। तो ये टाइप लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं, सीक्वेंस में ही देखना है हमको। नाउ आइडेंटिफाई द एसएससी। एसएससी, किन एसएससी को मिलेगा एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर वेरियस सेक्शन? देखिए जनरली कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इट विल बी अवेलेबल टू ऑल एसएससी, या कुछ सेक्शन में लिखा रहेगा। जब सभी एसएससी की डिडक्शन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी को भी मिलेगा डिडक्शन, फर्म को मिलेगा, एनआर हो, रेसिडेंट हो, सबको मिलेगा। लेकिन कई सेक्शन में साफ साफ लिखा है दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, या कहीं में लिखा इंडिविजुअल एचयूएफ, कहीं में लिखा रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। तो उसको हमको ख्याल करना पड़ेगा, और जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत आराम से, जब हम पूरा कर लेते हैं तो आराम से मिक्स हो जाता है और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। इफेक्ट है ये। तो इसका तरीका क्या है, एक बार पढ़ने पर शॉर्टिंग करना है। तो शॉर्टिंग करेंगे अपन कि जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो कौन कौन से सेक्शंस डिडक्शन केवल रेसिडेंट को मिलेंगे, उसको अलग कर लेंगे, कौन कौन से सेक्शन सभी एसएससी के लिए। तो उसको शॉर्टिंग करने से बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो वंस यू फाइंड किया, थोड़ा सा 4-5 सेक्शन बीतने के बाद लगेगा अब कंफ्यूजन शुरू हुआ है, तो कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टिंग करने के बाद याद हो जाता है। तो क्या देखना है हमको, टाइप ऑफ डिडक्शन, देन एसएससी कौन एलिजिबल है, देन कंप्यूट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट अप्लाइंग टू द प्रोविजन अंडर द रेलेवेंट सेक्शन। तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन बताया मैंने आपको, कंप्यूट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम applying the provision under the relevant section and compute reduction allowable in case of person with disability। तीनों बात मैंने ऑलरेडी आपसे कर लिया टाइप में। तो क्या पढ़ना है, समझ में आ रहा है? तो 90% इस सेक्शंस को हमको याद करना है। तरीका क्या है, रिपीटेटिव हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक समरी दी हुई है इसमें, देखिए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में मैं यहीं पर लिख देता हूं एक बार, यहीं पर मैक्सिमम अप टू एडजस्टेड जीटीआई, क्योंकि चैप्टर को पढ़ते ही शुरू में समझ में आ जाना चाहिए ये भी एक साइलेंट किलर है। क्योंकि जब हम डिडक्शन निकालते हैं खूब सारा पढ़ते हैं, और जब डिडक्शन निकाल के माइनस कर देते हैं तो ये जनरली क्वेश्चन में यूज ये लिमिट होती नहीं, क्योंकि अंडर लिमिट रहता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं हर बार एक बार जरूर सोचिए कि लिमिट से ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो 99% क्वेश्चन में लिमिट क्रॉस करती नहीं है, इसलिए हमारी हैबिट क्या हो जाती है, लिमिट नहीं देखने की हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर हम फंसते हैं। कितने लोगों ने 1500 की एग्जामिशन नहीं दी? 1 2, कल के टेस्ट की बात कर रहा हूं। कल के टेस्ट में 1500 की एग्जामिशन देना था ना, माइनर की इनकम क्लब की है कि नहीं?
तो कितने लोगों ने नहीं? 2 और 3 4 5 6। अरे शर्मा क्यों रहे? तो अच्छी बात है। 7 8 10 और जो नहीं बोल रहे हैं 5 7 और गिन लेते हैं। बताया था ना आपको मैं, ये भूल जाते हैं। तो कोई कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है। आप अभी भूले तो एग्जाम में नहीं भूलेंगे, ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम लिमिट इज एडजस्टेड जीटीआई। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। सबसे पहला सेक्शन है 80C। 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP। LIP का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप LIC को दें या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को दें, वो कोई मैटर नहीं करता, अप्रूव्ड होना चाहिए IRDAI के द्वारा। LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं इसमें। PPF सुना है क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन कीजिए, SBI में ओपन कीजिए, नहीं किए तो जरूर करना चाहिए। तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे आप तो आपको डिडक्शन मिलेगी। PF प्रोविडेंट फंड सुना होगा, एटसेट्रा। तो मेनली एटसेट्रा ही है इसमें, क्योंकि कम से कम 25 ऐसे इन्वेस्टमेंट इसमें हमको पढ़ना है जहां पर इन्वेस्ट करने से आपको मिलेगी डिडक्शन। हालांकि इसके अंदर भी एक इंटरनल लिमिट है, पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसके अंदर इंटरनल लिमिट का मतलब क्या हो गया कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते तो ऐसा नहीं कि कितनी भी मिल जाएगी, उसके अंदर भी 1-1.5 लाख रुपए की लिमिट है। 1,50,000 से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रुक जाएगा वहां पर। तो ओवरऑल लिमिट एक चैप्टर 6 की अलग है, और जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो उसकी भी लिमिट्स कई जगह मिलेगी हमको, कई जगह नहीं भी मिलेगी। तो फिलहाल तो हम केवल एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट देख रहे हैं कि कौन कौन से डिडक्शन है। 80C समझ में आ रहा है? तो हर क्वेश्चन में 80C आना ही आना है, तय है इसमें। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा ही आएगा। 80C इतने सारे पॉइंट है, 80C ही सबसे बड़ा है। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है कि जितना भी आप इसमें एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। तो इसमें और भी कई सारी डिडक्शन है। इवन आप लोग हाउसिंग लोन वाले जो हम पढ़ते हैं ना, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो अपन सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, अपन को पता है कि नहीं? प्रिंसिपल रिपेमेंट की डिडक्शन यहां मिल जाती है हमको। तो ऐसे और भी कई चीजें हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस में खर्च कीजिए स्कूल में, स्टडी इन इंडिया, तो यहां पर वो एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाती है। एक्चुअली 80C का मोटो क्या है मालूम? 80C का मोटो है कई सारे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और कुछ नहीं। आप यहां इन्वेस्ट करोगे तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, तो इनकम टैक्स के बेनिफिट की लालच में कम से कम लोग वहां पर इन्वेस्ट करें। नाउ द 80CCC। अब देखिए इसमें ना बड़ा अजीब लगता है सेक्शन। 80 से शुरू होना चाहिए था इस कायदे से, फिर 80A B C सब कहां गया? CCC आ गया। CCC बाद अचानक से 80C के बाद CCC आ गया। एक्चुअली में ये सेक्शंस जो है ना, कई सेक्शंस हट गए, कई सेक्शन नए इंट्रोड्यूस हो गए, तो इसलिए ऐसा ही लाइन डिस्टर्ब हो गई। अब जब नया इनकम टैक्स आएगा तो फिर वो फिर से हमको सीक्वेंस में हमको सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। नया इनकम टैक्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, बनकर रेडी पड़ा है। अब जब उनके पास टाइम होगा, जब वो पास कर देंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगी। मतलब सोचो ना, फाइनल में डायरेक्ट टैक्स कोड भी पढ़ने मिलेगा आपको। 80C 80CCC क्या है? इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन, मैं मार्क करता हूं यहां पर, पेंशन फंड। पेंशन तो सुना होगा आपने। अब जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं ना, तो उनको तो पेंशन वैसे भी मिलता है भैया, लेकिन जब सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो उनको एक चिंता रहती है कि रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा। तो वो कई सारे इंश्योरेंस कंपनी के ऐसे पैकेज रहते हैं जिसमें आप अभी पैसे इकट्ठा करना, डालना शुरू कर दें, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, फिर एक सर्टेन एज के बाद वहां से हमको इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन मिलेगा। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है पेंशन फंड। अब पेंशन फंड में जब पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक प्रकार से क्या कर रहे हो आप? इन्वेस्ट कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन समझ रहे? तो कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन है ये। जितना भी इस फंड में आप पैसे डालेंगे ना, उतना हर साल आपको क्या मिलती जाएगी? डिडक्शन। नाउ द 80CCD, ये वो वाला CCD नहीं है, हाँ। तो 80CCD इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी पेंशन के लिए है, लेकिन ये स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी चाहे तो वहां पर अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। तो 80CCC और CCD में बेसिक फर्क क्या है? 80CCC एक इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान है, और 80CCD गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन प्लान है, दोनों पेंशन प्लान, ठीक है। प्रोविजन कितना बड़ा है? सब एक एक पैराग्राफ का है।
80C को से निकलने के बाद सब एक एक पैराग्राफ के सेक्शन से, कुछ नहीं है, केवल आपका टारगेट होना चाहिए 5 बार भूलना है, और 5 बार भूलने के लिए 4 बार याद भी तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो 80D, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80D। अब मेरे को देखिए ऊपर जो C, ट्रिपल C, CCD दिख रहा है ना, आई गेस C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, सोचना जरा, C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और नीचे D दिखता है ना, D फॉर डॉक्टर दिखता है मेरे को, देखते हैं कैसे दिख रहा है। सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सुना है कभी? देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में हमको रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आएगा तो हमारे लिए डिडक्शन बड़ी आसान रहेगी, है एक ही पैराग्राफ का प्रोविजन। 80C को छोड़कर सब एक एक पैराग्राफ के सेक्शन से, मतलब एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो 2 लाइन के बन जाएंगे बस, वो कौन सी अमाउंट और डिडक्शन। इन डिडक्शन में हमको ये बस पता रहना चाहिए सेक्शन, किस एसएससी को मिलेगा, किस बेस पर मिलेगा और कितना मिलेगा, बस, और कुछ भी नहीं है। उसका टेबल भी बना हुआ है स्टडी में हमारे। चलिए ओके, तो डी फॉर डॉक्टर लिखना मत, एग्जाम में नहीं लिखना है ना, ये ऐसे ही बोल रहा है, ऐसी बात करेंगे, तो डी फॉर डॉक्टर ऐसा नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल, मैं ऐसा बोल रहा हूं ताकि एक ग्रुप बन रहा है। यहां पर देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सो मेडिकल मेडिक्लेम पॉलिसी सुना है आपने, तो एक होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक पढ़ लिया हमने पेंशन पॉलिसी, एक होता है मेडिकल पॉलिसी। हर एक बंदे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी आपको मैटर है कि भी आपका क्या बैकग्राउंड है, मेडिकल पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी 100% होनी चाहिए। चेक करो अपने अपने घर में है कि नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी टर्म प्लान लेना चाहिए, मनी बैक प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट केवल मनी बैक प्लान को ही सेल करने में प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। इसलिए तो पॉलिसी लेने से पहले भी सी के पास आ जाते हैं, सर कौन सी पॉलिसी ले, क्योंकि वो एक अनबायस्ड डिसीजन देगा। पॉइंट समझ रहे हैं? मेडिकल पॉलिसी और टर्म पॉलिसी पक्का होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो वो एक अलग बात हो गई। 80D इज अ मेडिकल पॉलिसी, आपने ले ली है तो क्या पे करेंगे हर साल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को? प्रीमियम के अमाउंट देंगे, तो दैट प्रीमियम इज व्हाट, a kind of contribution or we can say investment, it will be eligible for deduction। कोई यहां पर कितनी डिडक्शन मिलेगी हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा अमाउंट का, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इतना मैक्सिमम लिमिट है, लगभग कई सारे सेक्शन में मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। नाउ द 80DD, 80DD यहां के सेक्शन याद करने, जब चैप्टर चल रहा है आपको सेक्शन याद होने चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर कोई एसएससी के कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है, डिपेंडेंट है, उसका रिलेटिव की डेफिनेशन दी है इसमें, वो अगर डिपेंडेंट है, ठीक है, और डिसेबल है, मतलब सिंपल बात करें तो उसका कोई रिलेटिव है जो उसके साथ रहता है और डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, तो नेचुरली उसके ऊपर खर्च हो रहा होगा उसका, करेक्ट है कि नहीं? मेडिकल में कुछ खर्च शायद हो रहा होगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो मेंटेनेंस में खर्च हो रहा होगा, कुछ नहीं को तो खर्च हो रहा है। तो डिपार्टमेंट जो है ऐसे एसएससी को, हैंडीकैप एसएससी की बात नहीं चल रही है, एक ऐसा एसएससी जो ऐसे रिलेटिव को मेंटेन कर रहा है, उसको 80DD की डिडक्शन देता है, और इतनी यूनिक डिडक्शन 80DD की कि जो एक्सपेंस की बात ही नहीं करता, क्या खर्च कर रहे हो डजंट मैटर, फिक्स डिडक्शन है कि हम आपको इतनी डिडक्शन देंगे ही देंगे, कि हम आपको 2 लाख डिडक्शन या 2 लाख जो भी उसमें दिया होगा डिडक्शन देंगे, उसमें अभी अपन कंसंट्रेट नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा? फिक्स डिडक्शन है किसकी? 80DD। अब यहां ये बात समझ में आना चाहिए कि हैंडीकैप के लिए तो एक सेक्शन पढ़ा है आपने, ATU सुना तो है ना? तो ATU एक अलग चीज है, ATU हैंडीकैप पर्सन को खुद मिलता है। तो अब एक बात बताइए, अगर एक हैंडीकैप पर्सन को खुद ही ATU मिल रहा है, इसका मतलब वो इनकम भी तो अर्न कर रहा है ना। अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो डिपेंडेंट कहां हुआ? इसका मतलब 80DD, मिस्टर एक्स अपना एसएससी मान लेते हैं, मिस्टर एक्स जो एसएससी है वो मिस्टर वाई उसका एक रिलेटिव है, डिसेबल है। अब सोच के देखिए, अगर वाई की खुद की इनकम है तो 80U क्लेम करेगा, तो इधर मिस्टर एक्स 80DD क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब 80DD और 80U की डिडक्शन एक ही हैंडीकैप पर्सन के लिए नहीं ली जा सकती कि एक्स ने 80DD ले लिया और 80U मिस्टर वाई ने खुद ही ले लिया, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम शॉर्ट में ये बोलते हैं कि 80DD ऐसे हैंडीकैप के लिए मिलती है जो नॉन 80U है। पॉइंट समझ रहे हैं? और जो खुद ही 80U का बेनिफिट ले रहा है, उस हैंडीकैप के संबंध में कोई भी एसएससी मैं मेंटेन कर रहा हूं बोल के डिडक्शन नहीं ले सकता। द कोर लॉजिक इज क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट,
डिपेंडेंट का मतलब होता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ठीक है, जितना भी मेरी बात सुनाई दे रही है समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्री माइंड से सुनना, कई दौर में याद होगा ये। अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो ये कैसे याद होगा? याद नहीं होगा तो मेरे एग्जाम को क्या होगा, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब एंड तक मत सोचा करो। ठीक है ना? फेल हो जाएंगे तो अगला अटेम्प्ट दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। रिलैक्स, तब पास होगे। फेल होने का डर हटाओगे तब पास होगे। ध्यान रखना इस चीज को। नेचुरल गेम खेलना है इनको। अगर क्रिकेट में कोहली बोले बेटा आउट होगा, सोच लेना पहली बॉल में आउट हो जाएगा वो। ठीक है, फ्री माइंड से खेलना है। ATDD समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से बात करते हैं। सी क्या है? सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्रिपल सी क्या है? पेंशन फंड। किसका पेंशन फंड? इंश्योरेंस कंपनी का होता है। इसमें देखिए एक एक लाइन लिखा, डिटेल नहीं लिखी, बस मैं बात कर रहा हूं आपसे। CCD क्या है? गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन प्लान। उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है। हो गया, सी फॉर कंट्रीब्यूशन हो गया। डी फॉर डॉक्टर में मेडिकल पॉलिसी ले लीजिए, तो आप जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अप टू मैक्सिमम लिमिट। ATDD है किसी ऐसे किसी डिपेंडेंट रिलेटिव को मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए फिक्स डिडक्शन है। नाउ द ATDD in respect of amount paid for medical treatment। फर्क है डी और DDB में। ATD में कोई बीमार नहीं पड़ा है, केवल पॉलिसी ले रहा है, और ATDD में मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सपेंडिचर होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है या कॉन्ट्रीब्यूशन? एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर की रिडक्शन है ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। सर्दी खांसी के इलाज का डिडक्शन नहीं मिलेगा कि सर 500 रुपए मेरे को वहां लग गए, यहां 200 रुपए लग गए, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड की बीमारी होनी चाहिए DDD में आने के लिए, स्पेसिफाइड डिसीज और एलिमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नेचुरली यहां बड़ी बड़ी बीमारियों की कुछ बात होगी। ATDD के बाद ये डी फॉर डॉक्टर खत्म हो गया भैया। सी फॉर कंट्रीब्यूशन, डी फॉर डॉक्टर। और आपका कोई तरीका याद करने का तो यू कैन, आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। ATE, ई फॉर एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। तो ई देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, अगर आपने हायर एजुकेशन लोन लिया है तो लोन रिपे करोगे कि नहीं? लोन रिपे करना है ना, और लोन रिपे करोगे तो उसके साथ क्या पे होगा? इंटरेस्ट भी पेमेंट होगा, तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो नेचुरली डिडक्शन कब से मिलना शुरू होगी? जब आप लोन का रिपेमेंट चालू करोगे। भाई जनरली हायर एजुकेशन लोन कैसा होता है? वो लोन ले लेते हैं, फिर जितने ड्यूरेशन का कोर्स रहता है उस समय लोन का रिपेमेंट नहीं होता। भाई कोई 5 साल के कोर्स के लिए हमने लोन ले लिया, तो 5 साल आइडिया ये रहता है कि भाई 5 साल तो मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ बन जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, तब आपको लोन दे दूंगा। अभी कहां से दूंगा? पॉइंट समझ रहे हैं? तो जैसे 5 साल या 3 साल की यूनिवर्सिटी के लिए हमने लोन लिया, तो 3 साल तक कोई रिपेमेंट नहीं होता, मतलब कोई इंटरेस्ट का भी पेमेंट नहीं होता। तो नेचुरल डिडक्शन, ये सेक्शन में नहीं लिखा, मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं। आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि जब लोन का रिपेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट होगा, तभी क्या जाएगा? प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट। और जिस साल से पेमेंट शुरू होगा उस साल से इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। कोई लिमिट भी नहीं है। सोच के देखिए, अगर कोई ऐसा कोर्स हम कर रहे हैं जिसमें बहुत पैसा लग रहा है और घर में पैसा भी है, तो मत लो, मैं तो बोलता हूं ले लो, मतलब, और उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं, और हायर एजुकेशन लोन ले लो, और हायर एजुकेशन लोन से पढ़ाई कर लो। ले लो इसलिए बोला भाई आज पैसा आती लक्ष्मी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहे बात को? वो ले लो, इन्वेस्ट कर दो, काम आएगा आपके, घर वालों को भी निकल जाएगा पैसा। और हायर एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर लो, उससे फायदा क्या होगा? जैसे ही आप कुछ बन जाएंगे और कुछ अर्निंग शुरू होगी, अभी अर्निंग नहीं, डिडक्शन की जरूरत भी नहीं है, और जब अर्निंग शुरू होगी तो डिडक्शन भी मिलेगा, तो उधर अमाउंट पे करोगे और इधर डिडक्शन उठाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सोच के देखो ना, 10 लाख रुपए भी एजुकेशन लोन लिया, और 10 लाख पे अगर मैं साल भर का इंटरेस्ट मान के चलो, अगर 10% से भी मानूं, फटाफट कैलकुलेट कर कितना होता है? 1 लाख। सोचो ना भाई, 1 लाख रुपए की हर साल डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगी जब आप पैसे कमाओगे। 10 लाख के पैकेज, 12 लाख के पैकेज में भी कहीं आपने इंसर्ट किया तो 30% बचेगा, हर साल 30,000 बचेगा। कोई तकलीफ है? 30,000 बच रहा है तो प्लान कर लो। मेरी बात समझ रहे? सीए के लिए मत प्लान करना भाई, इतना खर्चा नहीं होता इसमें। जब 10 लाख 20 लाख वाली जो पढ़ाई रहती है ना, वहां की बात होती है। बैंक के पास सीए की पढ़ाई के लिए लोन लेने जाओ, मना कर देते हम लोग, फाउंडेशन तो निकल जाओ पहले बोलते हैं। ATE समझ में आ रहा है क्या? ATE इज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
इंटरेस्ट रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। अब ये हायर एजुकेशन में सीए आता होगा कि नहीं आता है, ये बताओ। आता है भैया, आता है, इतना भी अंडरस्टिमेट मत करो कोर्स को। आता है। 12th के बाद जितने भी कोर्स है ना सब आते हैं, बीकॉम भी आता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, बातचीत नहीं करिए। 80EE ऑब्लिक 80EEA दो सेक्शन क्यों दिया है? क्योंकि एक सेक्शन का ये सनसेट क्लॉज है, एक सनराइज क्लॉज है, एक डेट के बाद एक खत्म हो गया और एक डेट के बाद एक स्टार्ट हो रहा है क्या देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड और एक्विजिशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। गजब की चीज लिखी हुई है बाई इंडिविजुअल, ये तो रिपीटेटिव दिख रहा है हमको। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट, तो ये डिडक्शन तो कहीं मिलती है अपन को, एचपी में मिलती है। तो एचपी हेड में जब इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा तो यहां नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यहां मिलेगा। और नहीं मिलने का कारण है 2 लाख से ऊपर होना, ठीक है। हो सकता है ना जी, वहां पर एक लिमिट से ऊपर सेल्फ ऑक्युपाइड है और सेल्फ ऑक्युपाइड 2 लाख तक मिला और बाकी नहीं मिला, तो बाकी का क्या करते थे वहां पर? कुछ नहीं करते थे। यहां ले आओ, पॉइंट समझ में आ रही बात? इसलिए तो यूं थोड़ी बोलते हैं घर में पैसे रखे हो तो भी लोन लेकर घर बनाना, पैसे हो तो भी लोन लेकर एजुकेशन में लगा देना। पॉइंट समझ, उसको इन्वेस्ट करो ना बैकअप प्लान के लिए, क्या दिक्कत है? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न म्यूचुअल फंड में भी डालोगे तो 12-13, लॉन्ग टर्म में तो 15-15% रिटर्न आएगा। और ये बेचारे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे? बहुत हो गया 9-10%, तो 5% का बेनिफिट तो आज से शुरू हो गया। उसके बाद जब आप कुछ बन जाएंगे तब इन्फ्लेशनरी कंट्री हमारी, तो पैसे की वैल्यू भी गिर जाएगी, तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू गिरी रहेगी। इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट तो मैं बातें नहीं कर रहा हूं, तो आप समझ ही चुके हो। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, हाँ जी। कहां पर? हाँ, सोच के बताऊंगा। मतलब वहां पे सीधा सीधा रिडक्शन दे देना था इनको। एक्चुअली में क्या है, 2 लाख तक की रिडक्शन देना चाहते हैं और 2 लाख से ऊपर रिडक्शन वहां नहीं देना चाहते। उसका सीधा कारण है क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में और ज्यादा बेनिफिट नहीं देना चाहते। और यहां पर जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो उसका रीजन अपने आप समझ में आएगा। ये छोटे एसएससी के लिए जो कम बजट का बजट होम बनाते हैं उनके लिए, तो उसमें लिखा हुआ 40 लाख से ऊपर का घर नहीं होना चाहिए, 25 लाख शायद उससे ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ बनाया ताकि हर किसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। वो पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा अपने आप आपको। हाँ जी, किसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरा मिल जाएगा। कंडीशन है हाउस कितने का होना चाहिए, मत जाओ उसमें, है ना। अभी अपन के लिए इंट्रोडक्टरी राउंड चल रहा है अपना, है ना। 80EE समझ में आ रहा है? आपको सेक्शन पहचानना है बस अभी। हाँ भैया, ये सेक्शन में ये डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट जो वहां छूट जाता है वो यहां मिलता है। अब उस कंडीशन में जाएंगे तो पूरी क्लास आज 80EE में खत्म हो जाएगी। तो अपन का ग्रिप कहां बनेगा? पढ़ने का तरीका कभी भी ओवरऑल टू जनरल से पर्टिकुलर रहता है, समझ रहे ना? सुना है वर्ड कभी? कहां सुना है? जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल नहीं जाना हमको, जनरल टू पर्टिकुलर। पहले ओवरऑल ग्रिप में ला। भैया तुम हो कौन? भैया बात कर लेते तुम, अच्छा तुम यही हो ना, बस इतना ही तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर एक एक करके उसको समझो आप, ठीक है। 80EE एक तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खैर इंपॉर्टेंट को बाद में देखेंगे। 80EE इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखिए हेडिंग पढ़ के समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, है ना। इन लोग के ये वाला व्हीकल खरीदेंगे तब आपको बेनिफिट देंगे, लाइक दैट। पॉल्यूशन वगैरह बहुत हो रहा है हमारे यहां। नाउ सर प्लीज बात मत कीजिए। तो 80EE समझ में आ रहा है? थोड़ी देर हो जाओ। तो एक बार फिर से देखो तो कौन कौन से सेक्शन देख लिया आपने? आप सेक्शन वाइज सोचना है, याद करना है। अभी केवल हेडिंग याद हो जानी चाहिए। 80C
सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलेगी हमको। 80CCC इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान, इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान, उस पर डिडक्शन मिलेगी। लेकिन ये जरूर सोचना, मैं बोल भले शॉर्ट में रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान मतलब किस चीज के अमाउंट की डिडक्शन मिल रही है? कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम के अमाउंट, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखिए ना हेडिंग क्या लिखा, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, तो हमेशा सोचना क्या पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 80CCD जो है गवर्नमेंट का इंश्योरेंस प्लान है, उसमें पैसा अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिडक्शन मिलेगी। तो सी खत्म हो गया, डी है, 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो प्रीमियम की रिडक्शन मिलेगी। 80DD जो है वो अगर किसी हैंडीकैप रिलेटिव को मेंटेन करेंगे तो रिडक्शन मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और 80DD अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होगा स्पेसिफाइड इसमें, तो ट्रीटमेंट में खर्चा होता है। सोच के देखिए, अगर कोई किसी एसएससी को बीमारी हो गई है, कोई खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो आप उसको प्रोएक्टिव होकर सलाह दे सकते हो कि भाई बिल विल संभाल के रखना, इसमें कम से कम टैक्स बेनिफिट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा तो कम होगा। नाउ 80DD 80E अगर हायर एजुकेशन लोन लिया है तो हायर एजुकेशन लोन का जो आप इंटरेस्ट का रिपेमेंट करते हैं उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। 80EE जो है अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको यहां पर रिपेमेंट पे जो इंटरेस्ट है उसकी रिडक्शन मिलती है। तो जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसको पढ़ते हमको एक कंफ्यूजन होता है, करके मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ऐसा नहीं होगा कि वहां भी ले ली यहां भी ले ली, वो हम पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। 80EB जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ई व्हीकल वगैरह आप खरीदते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज 80G। ग्रुप नहीं है ये, मैं जनरल आपसे बात करूं, लाइन से बना हुआ, चैप्टर 6 में बना है 80G। अब 80G जो है ना, ये कहीं ना कहीं डोनेशन या ग्रांट करते हैं ना अपन, कहीं कुछ खास संस्थाओं में हम डोनेशन देते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है हमको इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। किस समझ में मिल रहा है? डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। किसी को भी डोनेशन दे दिया नहीं मिलेगा कि हमने बिजनेस में दुर्गा चंदा दे दिया हमने 500 रुपए, 500 रुपए की रसीद संभाल के रखें कि हम उसकी डिडक्शन लेंगे, नहीं मिलेगी। अप्रूव्ड फंड है, इसके सेक्शन के अंदर दिए हुए चैप्टर, तो ये डिडक्शन है कुछ बड़ी चीज नहीं। इस डिडक्शन की मेन समस्या ये है कि इसमें 4 कैटेगरी के फंड बने हुए हैं, कैटेगरी A1, A2, B1, B2, और उन कैटेगरी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन के और फंड के नाम है, बस उसको याद बस करना और कुछ नहीं है। पहली कैटेगरी में 50% रिडक्शन है, 100% है, फिर 50 है, फिर कुछ क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं, फिर 100 और 50, बस सिंपल। लेकिन हमको इसमें ये याद करना पड़ता है कि कौन कौन से फंड में कितना रिडक्शन है, तो धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन से हमको याद होता है, और क्वेश्चन में बिल्कुल आता है ये। नाउ द 80G इज फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर डोनेशन। और डोनेशन भी जो ऐसा नहीं कि गरीबों को कंबल बांट के रिडक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हनुमान टेम्पल जाके पेटी में दान करके नहीं मिलेगी। हाँ, हनुमान टेम्पल अगर वो यहां पर रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है और आपने पैसे जमा करके रसीद लिया है और वो चेक से पेमेंट किया है, बहुत सारी कंडीशन है। कैश के लिए भी लिमिट दिया है इसमें, ऐसा नहीं है, 1000-2000 की लिमिट भी दिया, कैश भी दे सकते हो, रसीद रहना चाहिए लेकिन आपके पास, ठीक है। और कई सारे फंड तो इसमें ना, कई सारे फंड तो गवर्नमेंट के, पैसा सीधा गवर्नमेंट के चले जाता है, लाइक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ऐसे कई सारे फंड है इसमें, वहां भी पैसा जाता है। आर्मी के कुछ फंड है, बेनेवलेंट फंड है, उसमें पैसे जाते हैं, ठीक है। नाउ तो 80G इज फॉर डोनेशन, यू आर मेकिंग डोनेशन और ग्रांट टू स्पेसिफाइड फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी आपके बोलने से नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड। सेक्शन 80G एकदम यूनिक टाइप का सेक्शन है ये, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। आप अगर किराए के घर में रहते हैं तो नेचुरली आप रेंट दे रहे हैं, उस रेंट के संबंध में भी आपको मिलेगी डिडक्शन 80G की। बस एक ही कंडीशन है इसमें कि आप ऐसे कोई एम्प्लॉय है जिसमें अगर आपको HRA मिल रहा है, HRA सुना है आपने? HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, उस सैलरी एड में और पढ़ लेंगे अपन। तो अगर आपको HRA मिल रहा है तो HRA क्यों मिलता है एम्प्लॉयर से? हाउस रेंट अलाउंस आपके रेंट को सपोर्ट करने के लिए कि भाई आप रेंट पे करो, चलो हमारा भी कोई सपोर्ट है एम्प्लॉयर का। तो जब HRA मिल रहा है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो बेनिफिट वहीं लो फिर आप। लेकिन नॉर्मली अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो जो रेंट पे करते हैं दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर नेचुरली, और उस एक्सपेंडिचर के संबंध में आपको यहां मिलेगी डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 80G। पॉइंट समझ में आ रहा
एक बार फिर से देखिए तो जरा, 80GG तक कौन कौन से सेक्शन आपने पढ़ा, सेक्शन नंबर के साथ आपको उसका कम से कम ये समझ में आना चाहिए डिडक्शन किस संबंध में। अभी तो मैं कितनी डिडक्शन पे बात ही नहीं की आपसे, और चैप्टर जब चल रहा है तो सेक्शन याद होना चाहिए। और यहां इस चैप्टर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस सेक्शन में सेक्शन याद नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ पाओगे आप, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा हमको। ठीक है, पढ़िए दीदी, बात मत करो, पढ़ो। बहुत लिखा, एक पन्ना लिखा इसमें। बस आपको ये पढ़ना है अभी कि 80GG जो है वो पेमेंट ऑफ रेंट के संबंध में, वहां तो मशीनरी का रेंट भी है ऐसा नहीं दिख रहा है, ये तो मैंने ओरली बता दिया आपको। फिलहाल हमको पूरा एरिया समझना है कि टोटल डिडक्शन का एरिया क्या है, नेटवर्क कितना है। कम से कम 50% याद हो जाना चाहिए आपको, और मैं याद करने को डिडक्शन नहीं बोल रहा हूं, केवल सेक्शन और इसमें क्या डिडक्शन मिल रही, बस। ना तो यहां ये लिखा है कि किसको मिल रही है, एसएससी का स्टेटस भी नहीं लिखा है, क्वांटम नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। एक बार पूरे चैप्टर में ग्रिप क्रिएट करो आपको। ओके, आगे चलते हैं। 80GG लास्ट हो गया हमारा। 80GG इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अब वो डिटेल लिखा नहीं है, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा बता दिया आपको। वो आप रहते हैं जब, मतलब कोई बिल्डिंग का रेंट की बात, जो बिजनेस वाली रेंट की बात नहीं है, हाउसिंग रेंट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80GGA। The section is 80GGA in respect of donation for scientific research and rural development. Donation for scientific research and rural development. तो अगर आप रिसर्च के लिए पैसे दे रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो नेचुरली किसको पैसा दे रहे होगे, इस संबंध में गवर्नमेंट ने पक्का कोई ना कोई अप्रूव्ड अथॉरिटी बना रखी होगी, उनको आप कंट्रीब्यूट कीजिए रिसर्च के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह बनी हुई है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है यहां पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80GGB। 80GG एक यूनिक सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे, कौन दे रहे, कंपनी। अगर कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन दे रहा है तो भी उसको डिडक्शन मिलती है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया। क्या लीगल है? बिल्कुल लीगल है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, जो ब्लैक मनी दी जाती है वो इलीगल है। आप बकायदा चेक काट के दीजिए और आप अपने अकाउंट्स में उसको एंट्री कर लीजिए कि डोनेशन गिवन टू द, वो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में भले अलाउ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स उसको इस सेक्शन में डिडक्शन जरूर मिलेगा।
इवन यूर कॉर्पोरेट, कंपनी को भी मिलेगा डिडक्शन। और अगर कंपनी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेक्शन 80GGC उनके लिए बनाया गया है। पॉइंट समझ रहे? अगर वो कंपनी नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाई एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो एक सेक्शन बनाया गया है कंपनी के लिए और बाकी दूसरा सेक्शन बनाया गया एनी अदर पर्सन। और ये सेक्शन 2 लाइन का कुछ नहीं, बस उसमें जो कंट्रीब्यूशन है डिडक्शन मिल जाती है। तो इट्स नथिंग, मेनली 80GG तक ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन बेस जो है ना उसमें ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये पता होना चाहिए। तो हमारा हो गया 80C से लेकर 80GGC। क्या डिडक्शन है, बेस क्या है इसका? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। आप देखिए पूरे डिडक्शन में कहीं ना कहीं हम या तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, आउटफ्लो है। नाउ द नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। इनकम के बेस पर अगर हम बात करें तो सेक्शन 80JJAA, 80JJAA देखिए क्या लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अगर आप अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं तो नेचुरली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। उसमें जो भी कंडीशन, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो नए एम्प्लॉय जनरेट करने पर आप उनको क्या देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं। तो उस वेजेस के पेमेंट के आधार पर उन्होंने एक परसेंट फिक्स कर दिया कि जितना भी नए एम्प्लॉय को आप न्यू एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसको जो वेजेस देंगे वो वेजेस वैसे बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये सुनो, वो आपको अलाउ तो होगा ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे कि नहीं। और इनकम टैक्स उसका एक परसेंट है, 30% है, आपको नीचे 80JJAA में क्या दे देगा, डिडक्शन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, नेचुरली क्यों बनाया सेक्शन, जो ऐसे बिजनेस है जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। कुछ बिजनेस क्या होता है, मशीनरी बेस्ड होता है, ज्यादा उसमें जितना भी एक्सपेंशन जाओ ज्यादा जॉब नहीं क्रिएट होती। और कुछ बिजनेस क्या होता है, जॉब क्रिएटर होता है। तो जो जॉब क्रिएटर बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए 80JJAA इन्होंने बनाया। इवन आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आई हैव 2 ऑप्शन, मैं एक फैक्ट्री डालना है, मेरे पास एक मैकेनिकल है, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, और एक थोड़ा मैनुअल रहेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं 80JJAA मेरे को वो वाले प्लांट की तरफ लेके जा सकता है अगर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए। तो हो सकता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट में जो है ना थोड़ी सी कॉस्ट बच रही है, लेकिन यहां पर मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है कि मैं मैनुअल प्लांट में चले जाऊं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रमोट करता है उधर जाने के लिए। इसका रीजन समझ में आ रहा है? देखिए स्टडी में हम रीजन तो नहीं पढ़ेंगे, वो रीजन मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं तो याद हो हमको। 80JJAA किस से, रॉयल्टी। आई डिजाइन वन द, मैंने एक किसी कार का मॉडल का डिजाइन किया, मारुति कंपनी को पसंद आ गया, उसने बोला कि, और मैंने पेटेंट करा लिया उस डिजाइन को, तो उसने मेरे ले लिया, और मैं उस मॉडल पे जब कार बनती तो मुझे रॉयल्टी मिलती है। तो मैं उसका ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं। मैंने उस इन्वेंशन को खरीदा उसके लिए नहीं है, ये किसके लिए, इन्वेंटर के लिए, साइंटिस्ट के लिए समझ लो। तो जब उसको किसी पेटेंट के संबंध में, पेटेंट रजिस्टर होता है इंडिया में, एक्ट भी है उसके लिए, तो अगर उसमें पेटेंट रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है, रिकॉर्डेड है, तो उसको उस पेटेंट के संबंध में जो भी रॉयल्टी मिलेगी वो रॉयल्टी उसकी इनकम है कि नहीं है? किस हेड में चार्ज होगी? मे बी पीजीबीपी, मे बी आईएएस, वो जो बात की बात है, लेकिन चार्ज तो होगी ना, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं। बट उस इनकम के संबंध में 80 RRB GTI के बाद, पूरी डिडक्शन GTI के बाद ही है, याद है कि नहीं, आपको डिडक्शन देगा। हालांकि इसकी लिमिट है 3 लाख रुपए की। अगर आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है तो 15 लाख इनकम में जोड़ेगा आपके, और 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, 3 लाख से ऊपर नहीं। और इवन 80 QQB जो है ना, ये ऑथर्स को बेनिफिट देता है, सिमिलर बेनिफिट, सेम 3 लाख का ये, इन रिस्पेक्ट रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा टू ऑथर। अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो बुक में आपको क्या मिलती है, पब्लिशर से रॉयल्टी मिलती। तो अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो रॉयल्टी आपकी इनकम में पहले तो हेड में चले जाएगी, मे बी पीजीबीपी और आईएएस, ऐसे केस में भी इनकम में चली जाएगी, और उस रॉयल्टी इनकम के आधार पर आपको 3 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी यहां पर। 80 QQB, 80 RRB QQB एक जैसा सेक्शन है। RRB किसको मिलता है, जिसको रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट मिलता है, और QQB किसको मिलता है, रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द बुक, वो कॉपीराइट दे रहा है एक प्रकार से अपनी, ठीक है। बस ये 3 सेक्शन है इसमें। एक बार फिर से देखिए तो क्या क्या सेक्शन अभी तक पढ़ लिया आपने, गिव 2 मिनट्स, कितने सेक्शन आपने पढ़ लिया अभी?
कंपनी को क्यों इनकम होगी? कंपनी को तो वेजेस पेमेंट करना है। नहीं, वो इनकम उस पैटर्न पे लिखा है कि उसके थ्रू अगर कोई एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, कैटेगरी हम इधर उधर कर सकते हैं, बट उन्होंने जो स्टडी मटेरियल ने जो लिखा उसका रीजन ये है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, तो बिजनेस यू आर जनरेटिंग इनकम। हाँ जी, कॉपीराइट और पेटेंट में डिफरेंस, जब हम कोई बुक लिखते हैं ना तो उस पे जो हम रजिस्टर्ड कराते हैं उसको कॉपीराइट बोलते हैं, और किसी भी अदर देन बुक के लिए हमको जो मिलता है पेटेंट मिलता है। कॉपीराइट केवल बुक के लिए मिलता है, राइटिंग के लिए ऑथर को मिलता है कॉपीराइट, और उसमें क्लियर भी लिखा है ना ऑथर के लिए, वो बुक के जो बुक लिखते हैं उसमें भी अदर देन टेक्स्ट बुक लिखा है, तो डिटेल हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक में अगर टेक्स्ट बुक के जो ऑथर है उनको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। अब एनसीईआरटी की कोई बुक है उसके टेक्स्ट बुक जो लिखते हैं उनको नहीं मिलेगा। चलिए लास्ट क्या बच गया, देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा कि 80JJAA इनकम के अंदर क्यों लिखा है, तो वो एलिजिबल बिजनेस है एक्चुअल में, उनको बेनिफिट मिलता है, तो एलिजिबल बिजनेस विल बी इनकम। और ये जो ग्रुपिंग की हुई है ये ग्रुपिंग को इतना सीरियसली नहीं लेना, हमको वो तो कि आपको याद रहे इसलिए ये ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट इज अदर डिडक्शन। अदर डिडक्शन में कितने सेक्शन बच गए देखिए जरा प्लीज। We have a 3 section 80TTA, TTB and ATU. ATU तो काफी बातचीत हो चुकी है, हम जान के हैं। 80TT is in respect of interest on deposit in saving account. सेविंग अकाउंट आप जानते हो भाई, सेविंग अकाउंट बहुत अच्छे जानते हो। सेविंग अकाउंट में अगर आप जमा करते हो पैसा तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? कौन से हेड में? IOS में। तो सबसे पहले उस इनकम के बारे में सोचो, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल तो होगा ही होगा, बट आफ्टर GTI, पूरी डिडक्शन GTI के बाद ही है, आफ्टर GTI यू गेट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट विद अ सर्टेन लिमिट। लिमिट पता है क्या किसी को? 10,000 पढ़े हैं पहले कभी हम? ओके, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग अकाउंट। नाउ 80TTB जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को यहां पर दिया हुआ, ध्यान से देखिए यहां पर सेविंग डिपॉजिट नहीं लिखा है, मतलब सीनियर सिटीजन को एक कदम आगे बढ़ते हुए किसी भी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल रही है जो सेक्शन 80TTB प्रोवाइड करता है, बट सीनियर सिटीजन होना चाहिए। और सीनियर सिटीजन कौन होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन? एनीवन? हाँ सर बताइए। Attaining the age of 60 at any time during the previous year. The important is resident individual, वो होना ही चाहिए। इसका मतलब कोई नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट 60 इयर्स वाला है तो उसके लिए बेनिफिट नहीं, ठीक है सर। नाउ द लास्ट सेक्शन इज ATU. विद दिस द चैप्टर विल बी फिनिश एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ATU, अरे ऐसे जोक भी तो होता है ना, हमें चेहरे ही ऐसा ऐसा क्या करेंगे। ATU डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और मैंने आपको कनेक्ट किया है सेक्शन 80TTB के साथ, कुछ समझ में आया? तो डिसेबल पर्सन की अगर खुद की इनकम है तो भैया खुद ही अपने रिटर्न में वो ATU का बेनिफिट ले ले। और मजे की बात यह है कि ATU का डिडक्शन और 80TTB का डिडक्शन एक जैसा है। सर आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत नुकसान होगा आप लोग का, ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या स्टडी मटेरियल है नहीं आप लोग के पास, तो इसलिए बात करो, जितने लोग बात करें उनके से स्टडी नहीं, और कोई कारण नहीं है, सुन तो लो ना भाई, है ना। तो ATU, क्योंकि अब अभी मैंने क्या बताया आपको, ATU जो इसमें लिखा है ना घर जाके भी पढ़ लोगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना वो नहीं मिलेगा आपको। 80TTB और ATU में क्या कनेक्शन है समझा दिया मैंने। और मजे की बात यह है कि दोनों की रिडक्शन की अमाउंट सेम है, या तो वो अमाउंट हैंडीकैप पर्सन को खुद मिलेगी और या तो अमाउंट उसको जो मेंटेन कर रहा है उसको मिलेगी, और रिलेटिव होना चाहिए। और रिलेटिव डेफिनेशन देख लेंगे, किसी भी हैंडीकैप को मेंटेन करने की रिडक्शन नहीं मिलेगी। मिस्टर एस बोल रहे सर एक जन रास्ते में जा रहा था उसको मैंने मेंटेन कर रहा हूं तो रिडक्शन मिल जाए, करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर ऐसी रिडक्शन देने लग जाएगा तो पेपर में ऐड देखोगे आप, हैंडीकैप की आवश्यकता है, कुछ नहीं बस साइन लेने के लिए कि तुमको मैं मेंटेन करे, कागज में साइन रखो, 100 रुपए रखो, तो आएगा पेपर, सो दैट आई कैन टेक द बेनिफिट। तो उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में डाला उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखिए हम काफी सारे काफी नहीं पूरे डिडक्शन देख लिए जो हमारे हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से हम इसको देख सकते हैं सिंगल पेज में। ये फर्स्ट ऑर्डर है हमारा, हमको याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन सी रिडक्शन है। एक ही याद नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा याद, ठीक है। मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं, एटीसी, सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन, एलआईपी एटसेट्रा, 20-25 इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा सेक्शन यही है, मैक्सिमम लिमिट इसमें दी हुई है। 80CCC इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान, उसमें आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी रिडक्शन। 80CCD गवर्नमेंट का पेंशन प्लान, उसमें जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी रिडक्शन है। 80D मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। देखिए जितने भी लाइफ पॉलिसी होती है ना उसको छोड़कर सब जनरल इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं अपन। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और लाइफ का जो कवर छोड़कर कोई भी इंश्योरेंस करती है उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आ रही बात? तो आप व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस फॉर द फायर कराते हैं, वो सब चीज जनरल इंश्योरेंस में आती है, ठीक है। एलआईसी जो है हमारी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है, और इनको रेगुलेट करने की संस्था जो है वो क्या है, आईआरडी है। तो जितने भी आप अंदर पढ़ोगे आपको अपने आप दिखेगा आईआरडी अप्रूव्ड है कि नहीं है, इन लोग ध्यान देंगे कि नहीं, वो देखा जाएगा। तो चलिए 80DD मेंटेनेंस वाला है। 80DD जो है स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट में होने वाला एक्सपेंस, उसकी रिडक्शन है। 80 हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, उस लोन का रिपेमेंट में जो इंटरेस्ट का रिपेमेंट होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। EE और EA, अगर आप हाउसिंग लोन लिए हैं तो हाउसिंग लोन पे आपको रिडक्शन मिलेगी। कितना? हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रिडक्शन जो वहां नहीं मिली वो हम देखेंगे इसमें। 80G है स्पेसिफाइड फंड। स्पेसिफाइड फंड में अगर आप डोनेट करते हैं, डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट में कुछ मिलना नहीं है आपको, इसमें डोनेशन है, जस्ट डोनेशन। तो स्पेसिफाइड फंड में या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो वहां पर आपको मिलेगा। जैसे मैं अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का सीधा एग्जांपल दे दूं आपको, तिरुपति बालाजी में आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, वहां लोग इन्वेस्ट भी करते हैं लेकिन वहां डोनेट कर दीजिए आप, तो आपको रसीद मिल जाएगी। तो आपको मिल जाएगा बिकॉज दैट टेम्पल ट्रस्ट इज अप्रूव्ड बाई 80G, ठीक है। आप कई मंदिरों में अगर आपने देखा होगा या कोई ऐसा प्रेज वर्शिप में देखा होगा कि उसमें ऐसा लिखा रहता है हिंदी में कि दान की रसीद यहां प्राप्त करें और यह दान आपके आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा, ऐसा वहां लिखा रहता है हिंदी में। तो 80G मतलब यही 80G है। नाउ द सेक्शन 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। 80GG ए साइंटिफिक रिसर्च को आप पैसे दे रहे हैं, 80GG आप कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है, 80GC कोई भी बंदा पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी पर्सन है क्या? बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी भी एक पर्सन है, वो भी तो एक संस्था है। तो नेचुरली उसको भी तो इनकम हो रही है, ये तो इनकम ही तो हो रही है। ये जो कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी की क्या है, इनकम। बट पॉलिटिकल पार्टी की पूरी इनकम सेक्शन 13A में 100% एग्जेम्प्ट है, इसलिए उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोविजन इन्होंने ही बनाया खुद ही। 80JJA अगर आप अपने बिजनेस में नए वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हैं उसके बेस पर डिडक्शन मिलेगी। 80RRB QQB जो है एक जैसा सेक्शन है। तो अगर आप कोई डिजाइन वगैरह का पेटेंट करा रखे और पेटेंट के रूप में आपको रॉयल्टी की इनकम हो रही है तो इनकम विल, देखिए ये मैं जो बोलता हूं समझ रहे हैं, यहां लिखा नहीं मिलेगा आपको। जो इनकम हो रही है पहले तो चार्ज करना है, दिमाग में उसको चार्ज करना है पहले, और फिर नीचे डिडक्शन लेना है। और 80 QQB जो है, अगर आप ऑथर है आपको रॉयल्टी मिल रही है तो इनकम में बुक होगा पहले और फिर नीचे नहीं मिलेगी डिडक्शन। मैंने अमाउंट भी आपको शायद बता दिया, 3 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, ठीक है। सोच के देखिए, ऑथर्स जो है उनको जो इनकम होती है नेचुरली, जो भी थोड़े फेमस ऑथर है वो 30% स्लैब में ही चल रहे होते हैं। तो 30% स्लैब में अगर वो चल रहे हैं तो सोचिए कि 3 लाख का बेनिफिट, मतलब सीधा सीधा हर साल उसको कितने रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 90,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और एजुकेशन सेल्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सरचार्ज की तो बात नहीं कर रहे हैं, वहां भी तो बेनिफिट मिलेगा। तो 90,000 से 1 लाख तक का सीधा टैक्स बेनिफिट ऑथर उसको मिलता है, ठीक है। नाउ द 80TTA 80TTB इंटरेस्ट। 80TTA जो है ना जनरल है, जनरल मतलब सभी एसएससी के लिए, कुछ लिखा कहां है, सीनियर सिटीजन। और ये सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, नेचुरली दैट इंटरेस्ट विल बी फर्स्ट चार्जेबल अंडर IAS एंड देन
यहां पर लिमिट आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन सीनियर सिटीजन को 1-2 साल से एक्स्ट्रा बेनिफिट देना लग गया, वो सेविंग अकाउंट नहीं, कोई भी अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी सीनियर सिटीजन को। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट है तो 80DD भी ले लेते हैं और उधर ADTTA भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ATU हम जान गए हैं, ये खुद को मिलती है। मेरे ख्याल से काफी कुछ हमको थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ गया होगा, सेक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा, बाकी तो मैं कल टेंशन दे ही दूंगा आपको। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है एडजस्टेड GTI, ये हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पढ़े, आगे चले। देखिए पेज नंबर 7.3 जो है वो 80A के बारे में कुछ डिटेल है, उतना कोई इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, फिलहाल स्किप कीजिए उसको। 7.5 जो पेज आपको दिख रहा है ना, तो इन द पेज नंबर 7.5 उसमें देखिए 80IA से लेकर 80 कई सारे सेक्शन आपको दिखते हैं, 80 RRB तक। इसमें से जो सेक्शन आपको पहचान में नहीं आ रहे ना, वो सब आप फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ तो पहचान में आ रहे होंगे। 80IA कहां पढ़ा हमने? 80IA, IAB, 80IC, बेहतरीन सेक्शन है वैसे ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको इंटर में पढ़ना नहीं मिलेगा ये 80IB वगैरह जो दिख रहा है आपको। 80P देखिए आपको पढ़ने नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत देख लेंगे। सीधा आ जाइए 80C में, सीधा आ जाइए 80C में। एटीसी भी स्किप कर दीजिए, थोड़ा टेंशन हो जाएगी। 80CCC में थोड़ा सा 1-2 सेक्शन हमसे थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने लगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन है 80C। पेज नंबर 7.20 से है, केवल वो सेक्शन इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सेक्शंस में हमारे पास। देखिए, you know very well that 80CCC is in respect of contribution to the pension fund, eligible SSC। अब पढ़ना क्या है हमको? सेक्शन, पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का? सेक्शन क्या है, दूसरा कौन से एसएससी को मिलेगा, किस संबंध में मिलेगा और कितना मिलेगा, मोटा मोटा 4 है। एक रिमार्क्स का कॉलम बना लेंगे, इसमें सब बना हुआ है हमारी स्टडी में। मतलब ये जो चैप्टर जो है ना, जो पिछला चैप्टर मैंने स्टडी से इसलिए कराया क्योंकि इट विल बी वेरी गुड इन स्टडी मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा आपको। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सर्टेन फंड 80CCC एलिजिबल एसएससी, eligible SSC, where an SSC being a individual, इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब अगर कोई फर्म यहां पर इन्वेस्ट करेगी, कोई कंपनी करेगी, कोई एचएफ करेगी, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल हैज इन द प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिट, पेड करना है या डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट कर देंगे, एक्रूवल वगैरह नहीं है, प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करना, मतलब अप टू 31 मार्च इन अवर प्रीवियस ईयर 1920 मतलब 31 मार्च 20। अगर क्वेश्चन लिखा आएगा कि हमने पेंशन फंड का जमा कर दिया 1 अप्रैल को 2020 को, नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर में करना पड़ेगा। एनी अमाउंट आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, और किस अमाउंट को जमा करना पड़ेगा? एक ऐसी, भाई आपके पैसे कहां से, इनकम से आए, और आपके 2 टाइप की इनकम हो सकती है, एक चार्जेबल और एक एग्जेम्प्ट, ये सुनो। तो आप अपने एग्जेम्प्ट इनकम से इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ध्यान रखना। इस सेक्शन में थोड़ा मैं वेटेज दे रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। वंस वी कंप्लीट दिस सेक्शन, हमको इन्फॉर्मेशन 4 पता होनी चाहिए। कोई और अच्छे से पढ़ रहा है तो ओके, आगे जाए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेना। तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स, 1-2 सेक्शन में मैंने इन वर्ड्स की मेहनत आपको करेंगे अपन और समझेंगे क्या है इनकम चार्जेबल टू टैक्स। 3 इंफॉर्मेशन मिल गई, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, किस संबंध में, पेड होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और कौन से इनकम से देना जो चार्जेबल है, टू टैक्स टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इफेक्ट और कीप इन फोर्स।
इफेक्ट मतलब पहली बार जब वो प्लान आप खरीदते हो तो उसको बोलते हैं हमने क्या किया, इफेक्टिव किया उसको पहली बार, पहला साल फर्स्ट प्रीमियम, और फिर हर साल रिन्यूअल कराते हैं तो उसको बोलते हैं कीप इन फोर्स, इसलिए वर्ड मिलता है जनरली हमको, टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि LIC से ले, और भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। फॉर रिसीविंग, क्यों लिया वो प्लान आपने, फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम फंड सेटअप बाय द LIC और सच अदर इंश्योरेंस, he shall be allowed a deduction in the computing his total income. For this purpose the interest or the bonus accrued, for this purpose interest or bonus accrued or credited to SAC's account shall not be reckoned as contribution. उस फंड में जो अपने आप बोनस इकट्ठा हो रहा है, आप 10,000 जमा कर रहे हैं हर महीने हर साल, और वो फंड में LIC या इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ बोनस डालती है या इंटरेस्ट डालती है, जो भी डालती है, वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन मतलब, फिर से डिडक्शन किस संबंध में मिल रही है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फंड कौन मेंटेन कर रहा है, से LIC मेंटेन कर रही है। अब LIC भी तो अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालती होगी कहीं ना कहीं मार्केट में लगा के, वो LIC का कंट्रीब्यूशन है, उस पर डिडक्शन नहीं मिल रही है। डिडक्शन किस पे मिल रही है, आपके कंट्रीब्यूशन पे। फंड तो आप जितना जमा कर रहे से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट फैक्टर भी तो आता है ना उसमें। Note, where any amount paid or deposit by the SAC has been taken into account for the purpose of this section, a deduction under section 80C shall not be allowed with reference to such amount. तो एक बार इस सेक्शन में आ गए तो आप 80C का बेनिफिट नहीं ले सकते। एक्चुअली 80C में 20-25 जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें कई जगह पेंशन प्लान भी दिख जाता है हमको, तो इसलिए इन्होंने जगह जगह लिख रखा है कि एक बार इस सेक्शन का बेनिफिट मिल गया तो आप 80C में कहीं पर ढूंढ के नहीं ले सकते। और ये जनरल पॉइंट भी है, एक इन्वेस्टमेंट के संबंध में आप दो बेनिफिट नहीं ले सकते, तो जनरली लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा है इसमें, एक बार डिडक्शन यहां मिल गई तो 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी, द मैक्सिमम परमिशन लिमिट इज 1,50,000। फर्दर द ओवरऑल लिमिट इज ऑफ 1,50,000 प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 80CCE विल बी एक बार 80CCE को मार्क कीजिए। ये सेक्शन हमने शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ाएगा नहीं पढ़ा। ये सेक्शन क्या है, ये डिडक्शन का नहीं है एक्चुअली में, दिस इज द ओवरऑल लिमिट फॉर 80C, 80CCC और 80CCD। बात समझना, थोड़ा इस चैप्टर में ना डिडक्शन लिमिट के अंदर लिमिट है। ओवरऑल लिमिट एक पढ़ा आपने, क्या है ओवरऑल लिमिट पूरे चैप्टर की, 80C से 80O की पूरी डिडक्शन की लिमिट कितनी है, एडजस्टेड GTI, उसको हटा दो। अब 80C के अंदर ना 1.5 लाख की लिमिट, हमने स्किप करके आगे बढ़ गए लेकिन उसके अंदर लिमिट है। 80CCC के अंदर 1.5 लाख की लिमिट है, 80CCD के अंदर 1.5 लाख की लिमिट है, और 80CCCC और 80CCD मिलाकर भी 1.5 लाख की लिमिट, उससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब कुल मिलाकर 3 सेक्शन मिलाकर भी एक लिमिट बना दी उन्होंने। कौन से सेक्शन में, 80CCE। ये बात थोड़ी कम भी समझ में आएगी तो चलेगा भी, ई अलग से पढ़ लेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन कौन से सेक्शन को मिलाकर है, उसमें लिखा है 80C, 80CCC और 80CCD1। अभी 1 क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे। लिमिट कितनी है, 1,50,000। 80C की लिमिट मैंने ओरली बताई, पढ़ी तो नहीं, कितनी है, 1.5 लाख। 80CCC पढ़ रहे हो आप, कितनी लिमिट है, 1.5 लाख। 80CCD की भी एक अलग लिमिट है, 1.5 नहीं है, उसकी एक अलग लिमिट है। वो लिमिट मिलाकर, अब देखिए पढ़ के हमको लगता है 1.5 यहां मिल रहा है, 1.5 यहां मिल रहा है, बड़े खुश होते जा रहे हैं, पर डिडक्शन मिलेगा, टोटल इनकम 2.5 लाख से कम हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, लिमिट इंडिविजुअल है। और ओवरऑल भी 3 सेक्शन मिलाकर उन्होंने एक और लिमिट बना दी, जो कि दिया है सेक्शन 80CCE में। तो फिलहाल हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 80CCC। 80CCC की इंडिविजुअल लिमिट बता दो, 1.5 लाख, बस ये फिलहाल याद रखोगे तो चलेगा। ये ब्रैकेट को हम और धीरे से फिर से अंडरस्टैंडिंग में ले आएंगे। डीम्ड इनकम, वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ SAC इन द फंड। अब आप कौन से फंड में पैसा डाल रहे हो, पेंशन फंड। कौन सा फंड है, पेंशन फंड। कौन बना रखा है ये, इंश्योरेंस कंपनी, सही ना। तो फंड उसको बोल रहे हैं फंड, वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ SAC इन द फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिडक्शन हैज बीन अलाउड टुगेदर विद द इंटरेस्ट एंड बोनस एक्रूड और क्रेडिट टू द SAC अकाउंट इज रिसीव्ड। कभी तो मिलेगा ना आपको ये रिसीव्ड, किस रूप में मिलेगा,
पेंशन के रूप में। तो जब वो मिलेगा तो वो आपकी इनकम रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, वो मिलेगा तब आपकी इनकम बनेगी। तो रिसीव्ड बाय एसएससी और इज नॉमिनी ऑन अकाउंट ऑफ, किस संबंध में बोल रहा है? सरेंडर ऑफ द एन्युटी प्लान, सरेंडर ऑफ एन्युटी प्लान इन एनी प्रीवियस ईयर और एज अ पेंशन। पैसा दो तरीके से मिल सकता है। उस फंड को आपने, पेंशन प्लान को आपने, पेंशन फंड को आपने सरेंडर कर दिया, मेरे को और कंट्रीब्यूशन नहीं करना, जो पैसा मेरे को दे दो, वो भी मिलना हुआ। एक होता है पेंशन प्लान पूरा चलाया आपने, फिर आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब भी उस फंड से पैसा आपको वापस आएगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। किसको मिल रहा है पैसा? या तो एसएससी को खुद को मिल रहा है, या एसएससी की डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिल रहा है। रिसीव फ्रॉम एनी एन्युटी प्लान सच अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ एसएससी और इज नॉमिनी इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच विड्रॉल इज मेड और पेंशन इज रिसीव। जब विड्रॉल कर लिया आपने या पेंशन मिला, कुल मिलाकर एक लाइन में बोले तो पेंशन फंड में जब आपको पैसा मिलेगा तो ये आपके हैंड में होगा टैक्सेबल। सोच के बताइए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? ईटी स्कीम है, कंट्रीब्यूट करोगे एग्जेम्प्ट, बल्कि डिडक्शन मिलेगा आपको, एक्रूड होगा एग्जेम्प्ट, लेकिन जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल। अब इसको पढ़कर एक कंफ्यूजन शायद होता होगा कि ये तो फिर फायदा क्या मिला? पेंशन फंड बनाया आपने, बेनिफिट दे दिया, जब पेंशन मिला आपने टैक्स लगा दिया, तो फायदा क्या हुआ? फायदा इसलिए होता है क्योंकि जब पेंशन मिलता है तो उस बंदे की अदर इनकम खत्म हो जाती है। सोच के देखना, और केवल पेंशन मिलता है। अब सोच के देखो, इस फंड में उसको 15,000 भी पेंशन मिला और कुछ नहीं इनकम उसकी, तो साल का कितना हुआ? 180। टैक्स कितना आएगा भाई? टैक्सेबल बोल रहा है, टैक्स देंगे, टैक्स लेंगे तो नहीं बोल रहा है। 10,000 रुपए 15,000 रुपए मिल रहे तो साल, ठीक है टैक्सेबल कर दो। कौन साइड में करोगे टैक्सेबल? आईओएस में कर दो टैक्सेबल। टोटल कितना टैक्सेबल होगा? 1,80,000। जीटीआई कितना आएगा? 1,80,000। टैक्स कितना आएगा? 0। तो भाई जिसको बहुत हैवी पेंशन मिलेगा वो टैक्सेबल, वो टैक्स पे करना पड़ेगा ना उसको। तो ये वाला अगर कंफ्यूजन होता है तो छोड़ देना उसको, क्योंकि एक जो लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है उसको टैक्स का बर्डन यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि देयर इज अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑल्सो। मेरी बात सुनाई दे रही कि नहीं? हाँ जी, हाँ, कोई सो तो नहीं रहा है? उठाओ उठाओ, हाँ सर उठ जाइए, सुबह हो गई। रात को सोया करो ना सर, ठीक है? और आज मैंने एक सेक्शन बस पढ़ा है, 80CCC। अब चाहे तो एक सेक्शन पढ़ने के लिए दे सकता हूं, मैं पढ़ेंगे, छोटा सा देता हूं। सीसीडी वो पेंशन वाला, गवर्नमेंट वाला है ना? चलो सीसीडी पढ़ना थोड़ा बड़ा ही है, अगले ही पढ़ना तो एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। समझ में जो लाइन नहीं आएगी उसको बिल्कुल स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कल देखते हैं।